नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की घटना से और उसके दौरान जो बातें निकलकर अंदर की सामने आ रही हैं, उससे एक बात और पता चली है और उस बात के कारण, उन तथ्यों के कारण मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम सबको एक बार क्षमा याचना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? किस मुद्दे पर? जो उनको नाम दिया गया, वैसे तो नाम तो तेजस्वी यादव ने दिया, पलटू राम, तो उनको देश का एकमात्र पलटू राम के रूप में स्थापित कर दिया गया। लेकिन ये हम लोगों के समझ में आया नहीं, हम लोगों को दिखा नहीं कि उससे बड़े पलटू राम राजनीतिक जीवन में हैं और आंखों के सामने हैं और हम लोग देख ही नहीं पा रहे थे। उनकी जब अंदर की बातें जब सामने आने लगी तब स्पष्ट हुआ। वैसे पहले से भी बहुत सी चीज़ें स्पष्ट थी, लेकिन वो उसकी पुष्टि हुई। जो चर्चा, अफवाह या कयास के स्तर पर थी चीज़ें, उनकी पुष्टि हो गई, वो तथ्यात्मक हो गई। आप ठीक समझिए, मैं बात कर रहा हूँ शरद पवार की। शरद पवार से बड़ा पलटू राम इस समय भारत की राजनीति में और कोई नहीं है। और पलटू राम बनने का नतीजा क्या होता है, ये वो भुगत रहे हैं। तो कहाँ से शुरुआत हुई उनके पलटू राम होने की? 1978 से, जब वसंत दादा पाटिल की सरकार में मंत्री थे और उनके बड़े प्रिय थे। उनको धोखा देकर पार्टी के 44 या 46 विधायक तोड़कर वो बाहर निकले और समझौता कई दलों से किया। उनमें से एक दल कौन सा था? जनसंघ। जो आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बहुत बड़े सेकुलर बनते हैं, बीजेपी को जो है वो कम्युनल बताते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार, वो अपने जीवन में जब मुख्यमंत्री बने तो जनसंघ के समर्थन से बने। जनसंघ का समर्थन न मिलता तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो उनकी पहली यात्रा जो सत्ता की है, सत्ता के शिखर की कहें, वो शुरू हुई जनसंघ के समर्थन से। उसके बाद 80 में सरकार भंग हो गई, चुनाव हुआ, हार गए। 84 में चुनाव लड़े, हार गए, फिर पलटे, फिर उसी कांग्रेस में लौट कर गए। राजीव गांधी तब तक प्रधानमंत्री बन चुके थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, तो फिर से लौटकर कांग्रेस पार्टी में गए। अब आप देखिए, 85 में कांग्रेस पार्टी में लौट कर गए और राजीव गांधी की मौत के बाद जब 1999 में सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तो एक बार उन्होंने फिर पलटी मारी और कहा कि हम विदेशी मूल की महिला को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ा सैद्धांतिक फैसला था, देश भर में बड़ी प्रशंसा हुई, कितना सैद्धांतिक जो है स्टैंड लिया है। और राजनीति में ऐसे कौन लेता है, नुकसान उठाने की कीमत पर इस तरह का स्टैंड लिया है। ये बात है मार्च 1999 की। अक्टूबर 1999 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव में हंग असेंबली आई। शरद पवार ने एक बार फिर जो है कलाबाजी मारी, पलटी मारी और कांग्रेस के साथ, उसी कांग्रेस के साथ, मार्च और अक्टूबर के बीच में कितना समय होता है अंदाज़ा लगा लीजिए। वो सारा सिद्धांत, वो नैतिकता, वो राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, विदेशी मूल के लोगों से वो जो नाराज़गी या विरोध था, वो सब खत्म हो गया रातों रात। और उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और समझौता ये हुआ कि जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें हैं उसका मुख्यमंत्री। कांग्रेस की ज़्यादा सीटें थी, मुख्यमंत्री बन गया। 2004 में चुनाव हुआ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सीटें कांग्रेस से ज़्यादा आई, एक ही सीट ज़्यादा थी लेकिन ज़्यादा आई। कांग्रेस पार्टी में चर्चा हुई, सोनिया गांधी से पूछा लोगों ने और सोनिया गांधी ने कहा कि ये एग्रीमेंट हुआ था कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा, तो एनसीपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन पवार साहब पलटी मार गए। क्यों? क्योंकि उनको अजीत पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना था। अगर एनसीपी का कोई मुख्यमंत्री बनता तो वो अजीत पवार बनते। अजीत पवार को रोकना था, उनका कद जो है छोटा करना था। तो उन्होंने जो है अब अपनी दानवीरता दिखाई और कहा कि 3-4 पोर्टफोलियो एक्स्ट्रा दे दीजिए और मुख्यमंत्री का पद ले लीजिए। तो सौदेबाजी में, राजनीतिक सौदेबाजी में शरद पवार का कोई मुकाबला नहीं है। तो विदेशी मूल की महिला के विरोध से शुरू हुए थे और विदेशी मूल की महिला के आगे नतमस्तक हो गए, सरेंडर कर दिया। फिर आया 2014 का चुनाव। 2014 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़े। अब आप शरद पवार का देखिए, उनके मन में सौदेबाजी तो तय हो गई थी। उन्होंने भी कांग्रेस से अलायंस तोड़ लिया।
कोई कारण नहीं था कांग्रेस से अलायंस तोड़ने का। फिर कांग्रेस से अलग हो गए, अलग चुनाव लड़ा, और उसके बाद काउंटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मतगणना पूरी नहीं हुई थी कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बीजेपी को बाहर से समर्थन देंगे। दिख गया था कि हंग असेंबली है और बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर रही है। ये वादा किया, इसके लिए बैठक हुई, एनसीपी की बैठक हुई, एनसीपी के अलावा एनसीपी और बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई, इसमें ये एग्रीमेंट हुआ, बाद में पलट गए। फिर आपको मालूम है कि शिवसेना जो है बाद में साथ में आ गई। 2017 में फिर उन्होंने कोशिश की। इंदौर में बीजेपी की कोई बैठक चल रही थी, शायद राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी या कोई और बैठक थी, उसकी बैठक चल रही थी। उसमें शरद पवार का फ़ोन गया अमित शाह को और कहा कि हम मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि भाई ये बातें फ़ोन पर तो नहीं हो सकती है, या तो आप इंदौर आ जाइए। तो उन्होंने कहा वहाँ आने पर जो है मीडिया होगा सामने तो बात फैल जाएगी। तो उन्होंने कहा फिर कहीं और मिलेंगे, इसके बाद मिलेंगे कहीं। तो उसके बाद बातचीत हुई, दोनों पार्टियों के नेताओं में बातचीत हुई। बीजेपी ने सोच विचार के अपनी पार्टी के अंदर सलाह मशवरा करने के बाद कहा कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। अब शरद पवार ने शर्त रखी कि ये गठबंधन तभी होगा अगर शिवसेना को छोड़ दीजिए। उद्धव ठाकरे जी सुन लें ध्यान से, शरद पवार की शर्त थी कि शिवसेना को छोड़ दे बीजेपी, तब वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होंगे, उसका समर्थन करेंगे। बीजेपी ने कहा कि 25 साल का साथ है, अलायंस है हमारा, उसको कैसे तोड़ देंगे, उसका कोई कारण नहीं है तोड़ने का। तो कहा कि तीनों पार्टियों का अलायंस हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हम शिवसेना को छोड़कर आपसे जो है वो अलायंस कर लें, गठबंधन कर लें और सरकार बना लें। सरकार तो बनी ही हुई थी, बीजेपी शिवसेना की सरकार चल ही रही थी। बीजेपी ने मना कर दिया कि हम शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। ये बात पता नहीं कितने शिवसैनिकों को मालूम है, कितने शिवसेना नेताओं को मालूम है। बीजेपी ने एनसीपी का साथ लेने से इसलिए मना किया कि एनसीपी चाहती थी कि शिवसेना से बीजेपी अलग हो जाए। बीजेपी ने मना कर दिया, सरकार में आ नहीं पाए। फिर 2019 आया, 2019, फिर हंग असेंबली आई, फिर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। लेकिन इस बार बीजेपी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े थे, दोनों का गठबंधन था चुनाव पूर्व, और उस गठबंधन को बहुमत मिला। बड़ी स्वाभाविक सी बात थी कि चुनाव पूर्व का गठबंधन है, उसको बहुमत विधानसभा में मिला है, उसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे का मन बदल गया, उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की लालसा जाग गई। वो ये भूल गए कि जब 1995 में भाजपा शिवसेना की सरकार बनी थी, तब उस समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की ओर इशारा करके बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं आज चाहूँ तो आज इनको मंत्री बना दूँ, लेकिन मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं बनेगा, कोई सरकार में नहीं जाएगा। तो उद्धव ठाकरे भूल गए अपने पिता की ये बात, और उन्होंने 25 साल से ज़्यादा का गठबंधन मुख्यमंत्री बनने के लिए तोड़ दिया। उस समय शिवसेना को इसलिए बाहर करना चाहते थे शरद पवार कि उनकी नज़र में शिवसेना बहुत कम्युनल पार्टी है, बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है, उसके साथ हम नहीं रह सकते। जो 2017 में सांप्रदायिक पार्टी थी, वो 2019 आते ही धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो गई, उसके साथ अलायंस कर लिया। 2019 में भी जब शिवसेना का ये रुख आया, उसके बाद बीजेपी और एनसीपी के नेताओं की मुंबई के एक इंडस्ट्रीज के यहाँ बैठक हुई, उसके घर पर बैठक हुई। उसमें तय हुआ सरकार बनाने का, साथ बनाने का। लेकिन पलटू राम को तो पलटना था, वो फिर पलट गए। बैठक में तय हुआ, उसके बाद पलटू राम पलट गए, और फिर जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनने का रास्ता खुला। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बन गई। अब एकनाथ शिंदे की बगावत हो गई। अब एकनाथ शिंदे की बगावत हुई जब, तब एनसीपी के उस समय 54 विधायक थे, अब एक नहीं है 53 है, 54 में से 51 ने लिख के दिया शरद पवार को कि हम लोगों को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। लेकिन फिर पलट गए, कहा कि नहीं, बीजेपी बहुत कम्युनल पार्टी है, उसके साथ सरकार नहीं बना सकते। तो अब बीजेपी कम्युनल हो गई, शिवसेना सेकुलर हो गई। 17 में बीजेपी सेकुलर थी, शिवसेना कम्युनल थी। तो ये पलटी मारने की जो फ्रीक्वेंसी है,
शरद पवार की, उसको इस देश का कोई पॉलिटिशियन मैच नहीं कर सकता। वो सुबह दोपहर शाम के हिसाब से वो जितनी बार दिन में कपड़े बदलते हैं उससे ज़्यादा बार अपना स्टैंड बदलते हैं, और इसमें उनका कोई जवाब नहीं है। दरअसल इसी को अपनी चाणक्य नीति मानते हैं, इसी को वो गुगली बताते हैं। 2019 में जो 3 दिन की सरकार बनी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की, उसके पीछे शरद पवार ही थे। शरद पवार के कहने से ही अजीत पवार वहाँ गए, लेकिन उसके बाद वो पलट गए फिर से। अब अजीत पवार के सामने बेइज्जत होने के अलावा, अपमानित होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि जो तय हुआ उससे मुकर गए। तो 2019 में 22 में मतलब पलटने की भी कोई सीमा होती है। आखिरी पलटी कब मारी? अभी मई में, जब उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। सबने मान लिया कि अब वो रिटायर होना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी कि मैं जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राजनीति में बना रहूँगा। तो लोगों को लगा कि पार्टी में लोगों को सलाह मशवरा देंगे, उनको गाइड करेंगे, और पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको एक तरह से कहें कि नई पीढ़ी को सौंपेंगे। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने इस्तीफा दिया, 3 दिन बाद वापस ले लिया। अब ये जितने लोग अभी अजीत पवार के साथ गए हैं, ये सब लोग भौचक्के रह गए। इन सब लोगों के मन में बात थी, ये सब लोग ये बात कर रहे थे कि भाई अगर आपको इस्तीफा वापस ही लेना था तो इस्तीफा दिया क्यों? अजीत पवार इस मामले में बड़े बेबाक थे। उन्होंने सुप्रिया सुले से कहा कि उनसे कहिए कि इस्तीफा दे दें और रिटायर हो जाएं, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए। लगातार उसके बाद एक बैठक बुलाई गई जिसमें जिला, तालुका, पंचायत स्तर के एनसीपी के नेता थे। उसमें सबकी राय ये थी कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए, लेकिन शरद पवार नहीं माने। देखिए शरद पवार क्यों नहीं मानते हैं? शरद पवार, मैंने पहले भी ये बात कही थी शायद, कि हर ऐसे समझौते में देखते हैं कि उनको क्या मिलेगा। वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। पार्टी को क्या मिलेगा इस तरह से नहीं सोचते हैं, पार्टी बढ़ेगी कि घटेगी इसके बारे में नहीं सोचते हैं, उनको क्या मिलेगा। और अब उनकी नज़र में उनकी बेटी को क्या मिलेगा। तो पिता पुत्री दोनों को जहाँ मिल रहा हो कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, तब उन्हें मंजूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी और को मिल रहा हो तो उन्हें मंजूर नहीं है। अजीत पवार जो पार्टी चला रहे थे, संगठन चला रहे थे, उनको काटने की हर संभव कोशिश हुई। तो ये जो इस्तीफा देने और वापस लेने का नाटक हुआ, इसके 2 ही उद्देश्य थे, बल्कि कहें 3 उद्देश्य थे। एक, अपनी ताकत को फिर से स्थापित करना, ये बताना कि पार्टी में मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे कहने से ही जो कुछ हो फैसला मैं लूँगा वही लागू होगा। दूसरा, अजीत पवार का पर कतरना कि उनके बढ़ने पर रोक लगा दी जाए, इसलिए संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी उनको। उसके अलावा बेटी को अपनी विरासत सौंपना, अपनी राजनीतिक विरासत सुप्रिया सुले को सौंपना। तब इन सब लोगों को लगा कि अब हमको सुप्रिया सुले के अंडर में काम करना पड़ेगा, जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं है, जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, जिनकी कुल उपलब्धि ये है कि वो शरद पवार की बेटी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तब ये हुआ कि भाई अब बहुत हो गया। उसके बाद फैसला कर लिया 30 जून को। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल में शामिल हुए अजीत पवार और उनके साथी, लेकिन 30 जून को ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी कि शरद पवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और अजीत पवार को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो पूरी तैयारी के साथ आए। अब जो कहा है एक दिन पहले बुधवार को अजीत पवार ने कि 83 साल के हो गए, आखिर कब हटोगे? कहा कि भाई सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60 होती है। बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए 75 साल रखी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण सामने है। आप रिटायर ही नहीं होना चाहते, आप नए लोगों को आगे आने ही नहीं देना चाहते। कहा कि आशीर्वाद दीजिए आप, लेकिन शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं फिर से पार्टी खड़ा करूँगा और क्या करूँगा। कभी कहते हैं कि सिंबल जाने नहीं दूंगा, फिर कहते हैं सिंबल से क्या होता है। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। जो उनकी स्थिति जो एक तरह से बिना हंसे, उनकी बातों से लग रहा था कि हंस रहे हैं उद्धव ठाकरे पर, आज वो हंसी के पात्र बन गए। उनकी स्थिति उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा दयनीय हो गई है। तो ये इस पूरे एपिसोड का मतलब ये था उन सब पॉलिटिशियंस को ये बताने का कि पलटू रामों का यही हश्र होता है।
आज शरद पवार हैं, कल नीतीश कुमार होंगे, परसों कोई नया पलटू राम होगा अगर सामने आता है। तो इससे सावधान रहिए, स्टैंड लीजिए तो सोच समझकर और उस पर टिके रहिए। जो एक बार तय कर लिया उस पर टिके रहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।